नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2010 की घटना बहुत लोग भूल भी चुके होंगे, लेकिन जिन घरों में उस दिन ये खबर आई कि सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, उन घरों में आज तक उस दिन को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, 2010 में जिन 74 सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों ने मारा था, मार गिराया था, बेदर्दी से निर्मम हत्या की थी, उस घटना का मास्टरमाइंड बसवराज आखिरकार सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। कौन है बसवराज और जिसके आतंक का अंत नहीं हो रहा था, उसकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। बीटेक की पढ़ाई करके जिसे नौकरी करनी थी, जिसे सरकारी नौकरी या किसी अच्छे संगठन में या संस्थान में इंजीनियरिंग की नौकरी करनी थी, वो शख्स एक ऐसी कहानी लिखने में व्यस्त हो गया जिसने देश में सैकड़ों सुरक्षा बलों की जानें ले ली, सैकड़ों आम लोगों की जानें ले ली और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में गरीब इलाकों में विकास की किरण तक बाधित कर दी। हम बात कर रहे हैं सीपीआई माओवादिस्ट के महासचिव बसवराज। जी हाँ, बसवराज झारखंड में और उसके आसपास के राज्यों में माओवादियों का सबसे बड़ा नेता, या कहे पूरे देश में माओवादियों का सबसे बड़ा नेता आखिरकार पुलिस के हाथों, सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त अभियान के जरिए उसका अंत हो गया है। जरा सोचिए कितना खतरनाक नक्सली था बसवराज, जिसकी आखिरी तस्वीर भी 10 को पुरानी है, जो सुरक्षा बलों के पास है, जो एनआईए की वेबसाइट पर है, या जो मोस्ट वांटेड नक्सलियों के लिस्ट में जो तस्वीर है वो भी बहुत पुरानी है। 1980 में बसवराज को आखिरी बार सार्वजनिक जीवन में देखा गया जब वो आंध्र प्रदेश में, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तब एक छात्र आंदोलन के दौरान बसवराज को आखिरी बार लोगों ने देखा। उसके बाद से वो भूमिगत हो गया। जी हाँ, सोचिए 45 साल हो गए इस बात को। बसवराज पिछले 45 सालों से भूमिगत है और भारत में, देश में कई राज्यों में नक्सलियों को खूंखार पर खूंखार बनाता गया। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक नक्सली रहा है और जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मारे जाने की खबर अलग है, लेकिन उसके नक्सली बनने की खबर या नक्सली बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बसवराज आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और उसके बारे में बहुत सी कहानियां चर्चित हैं। हम इन्हीं कहानियों पर आज बातचीत करेंगे और इन्हीं बसवराज के बारे में जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट रही है, या बसवराज के बारे में जो कहा जाता रहा है अभी तक, जो इनपुट्स है, उस पर हम बातचीत करेंगे। बसवराज जो है वो 2004 में ही सीपीआई माओवादिस्ट का महासचिव बन गया था, लेकिन इसका ऐलान किया गया 2018 में। बहुत ही खौफनाक तरीके से ये काम करता था और बताया ये जाता है, कहानी की शुरुआत करते हैं पीछे से, क्योंकि बसवराज जो है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है जिसकी कहानी सिर्फ चंद मिनटों में कहकर खत्म हो जाए। नंबाला केशव राव, जिसे बसवराजू के नाम से भी जानते हैं, बसवराज भी कहते हैं, वो 1970 में नक्सली आंदोलन से जुड़ा और 64 साल के बसवराज के पास हमेशा AK-47 रहता था और इस पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम था। और कहा यह जाता है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के मंडलम कोटा बोम्मली थाना क्षेत्र के जीएनपट्टा गांव का रहने वाला था। बसवराज ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की, डिग्री हासिल की
और उसके बाद वो नक्सली आंदोलन से जुड़ता गया। और बताए तो ये जा रहा है कि 1970 से ही वो नक्सलियों के साथ जुड़ा हुआ था, हालांकि इसकी पुष्टि करना थोड़ी मुश्किल है। उसका नाम गंगना, प्रकाश कृष्ण, विजय दास, नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा जैसे कई नामों से उसको जानते थे। 1987 में जब लिट्टे चरम पर था, आपको मालूम है कि तमिल टाइगर लिबरेशन इलम जो है वो एलटीटी श्रीलंका में एक्टिव था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में भी वो शामिल था। 1987 में एलटीटी के आतंकवादियों ने बसव राजू को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जंगलों में ट्रेनिंग दी, आईडी लगाने की ट्रेनिंग दी, बारूदी सुरंग लगाने की ट्रेनिंग दी, एम्बुस लगाने की, संगठन को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी है। अब जरा सोचिए, जिस मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दी है, जिसकी ट्रेनिंग एलटीटी के जरिए हुई, उसका खात्मा कितना जरूरी था सुरक्षा बलों के लिए, ये हम समझ सकते हैं। 2004 में वो सीपीआई माओइस्ट का बन गया महासचिव। नंबाला केशव बसवराज को ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, संगठन को चलाने में, सीपीआई माओइस्ट को चलाने में वो काबिल था। और जिस तरीके से सीपीआई माओइस्ट का कामकाज करने का तरीका है, महासचिव सुप्रीम होता है, इसके ऊपर कोई पद नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि माओवादियों के सुप्रीम लीडर, इससे बड़ा लीडर इस देश में नक्सलियों का कोई नहीं है, वो अगर मारा जाता है तो इससे बड़ी खबर इस देश में कुछ नहीं हो सकती है, खास तौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में। बसवराज जो है 1980 में दिखा, उस वक्त जब श्रीकाकुलम में एक छात्र आंदोलन चल रहा था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इसके बाद वो निकल गया। और उस वक्त नक्सलियों के खिलाफ तमाम तरह के ऑपरेशन तो चलते थे, लेकिन उस शुरुआती दौर में था नक्सली। और बसवराज के बारे में यह कहा जाता है कि उसी के इशारे पर जितने भी भारत में जितने भी बड़े बड़े नक्सली हमले हुए हैं, उसमें बसवराज का ही हाथ है। और सैकड़ों लोगों की जान उसके हाथों या उसके इशारे पर गई है। 2010 में जो सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है सुरक्षा बलों पर, जिसमें 74 लोगों की सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 74 लोगों की जान गई थी, उसके पीछे भी बसवराज का ही हाथ था। इसके बाद की जानकारी तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे आईबी हो या खुफिया एजेंसी है, पुलिस, सीआरपीएफ, सब लोगों को है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। तो उसने 74 जो लोगों की पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा बलों की, अर्धसैनिक बलों की दंतेवाड़ा में हत्या करवा दी थी। और इसके बाद झीरम घाटी के बारे में आप सब जानते हैं कितना बड़ा हमला रहा था। 25 मई 2013 को यह हमला हुआ था और इसमें 27 लोग मारे गए थे। और 27 जो लोग मारे गए थे उसमें सलवा जुडून के नेता महेंद्र कर्मा, जो मिनिस्टर भी थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुखिया या अध्यक्ष नंद किशोर कुमार पटेल भी इस कांड में मारे गए थे। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हत्या झीरम घाटी में हुई थी 25 मई को। और 25 मई लगभग, अब कह सकते कि 25 मई 2013 लगभग 2 दशक के बाद, आखिर 22 साल के बाद उसकी 12 साल के बाद झीरम घाटी के साजिशकर्ता को मार गिराया गया है। तो गुरिल्ला वार में और उसके खिलाफ या उसके बारे में जो जानकारियां हैं, और वो जानकारियां बहुत पब्लिक भी है, बहुत कॉन्फिडेंशियल भी है। वो हम जो बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जानकारियां जो सामने थी, उसके मुताबिक वो बहुत ही शातिर था। गुरिल्ला वारफेयर में वो बहुत माहिर माना जाता था। सुरक्षा बलों के लिए सबसे
बड़ी चुनौती उसके लिए सुरक्षा बलों के लिए यही थी कि वो सामने से नहीं लड़ता था, लेकिन उसके पास उसका अपना खुफिया तंत्र था, उसके पास अपना सुरक्षा घेरा रहता था। और ये बताया जाता है कि 6 लेयर में उसका सुरक्षा घेरा था जिसके आसपास भी पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए नामुमकिन जैसा था। तो 2019 से लेकर 2019 में भी कई माओवादी घटनाओं में जो कह सकते हैं कि बड़ी घटनाओं में सीआरपीएफ के, खास तौर से सीआरपीएफ को बहुत उसने नुकसान पहुंचाया था। और सबसे जो जरूरी और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आईडी इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में बहुत उसको महारत हासिल थी, और जिसके जरिए उसने तमाम अपने मातहतों को अपने ट्रेनिंग उसने दी, जिसके बाद भारत में जितने भी आईडी ब्लास्ट हुए नक्सलियों के द्वारा उसके पीछे कहीं न कहीं बसवराज का हाथ माना जाता है। तो बसवराज के बारे में और भी जो जानकारियां आएंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बसवराज का मारा जाना, बसवराज के खात्मे की खबर एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हर हफ्ते या पिछले कई दिनों से नक्सलियों का एक एक करके खात्मा हो रहा है, और अब उसके सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ये कह सकते हैं कि सीपीआई माओवादिस्ट के अंदर में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अब उसका नेता कौन बनेगा, क्योंकि पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया। और अमित शाह ने कहा भी था कि 31 मई तक 2026 तक भारत में नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। तो उसी का में देख सकते हैं कि 2025 में ही सबसे बड़े नेता की जिस तरह से उसको मारा गया है, एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को इस पूरे अभियान में हुआ, या पिछले कई दशकों से जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा था, और इन सब के पीछे में बसवराज का नेतृत्व शामिल था। तो बसवराज के खात्मे की कहानी आगे भी हम आपको बताएंगे, और उसके पीछे किस तरीके से वो बचता रहा इसके बारे में भी जो जानकारी आएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.